पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनमें कितना उत्साह है, ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है राजनीति का, जिसको मैं आपसे समझूंगा बाद में। गिरिजा शंकर जी से मैं जरा जल्दी से एक प्रतिक्रिया समझ लूं, प्रदेश की सियासत को, राजनीति को बहुत अच्छे समझते हैं। गिरिजा जी, मैं बहुत जल्दी आपसे एक बात जरूर समझना चाहूंगा यहां पर, मध्य प्रदेश के संदर्भ में जरूर आप इतना बताइए। मध्य प्रदेश में वो पार्टी बीजेपी जो पोस्टर में नरेंद्र मोदी के चेहरे से गुरेज करती रही है, उस नरेंद्र मोदी के चेहरे से पार्टी किस तरह जीत की राह को बनाएगी? जहां तक मैं समझता हूं जी कि पोस्टर से नरेंद्र मोदी के चेहरे के गायब होने को जी मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। जी दरअसल नरेंद्र मोदी की भूमिका एक राष्ट्रीय नेता के रूप में है जी, और जिनकी भूमिका विधानसभा के चुनाव में बहुत सीमित होनी चाहिए जी। और मध्य प्रदेश में जहां तक नरेंद्र मोदी के साथ दूरी बनाए रखने का या उनके स्वागत करने का प्रश्न है, तो न तो कोई दूरी की बात मुझे दिखती है, न उनसे किसी तरह का किनारा करने की बात दिखती है। ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी का कोई लाभ मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा लेने जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर मानी जाती है। लेकिन मैं आपको हम चूंकि गिरिजा शंकर जी, हम इसको एक सेमीफाइनल की तरह जरा समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि एक अमित, मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूं गिरिजा शंकर जी से? जी आप पूछ सकते हैं। गिरिजा शंकर जी, मेरे साथ प्रज्ञान जी हैं, संपादक खबर भारती, वो आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। जी गिरिजा शंकर जी, जैसा आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में थोड़ी सी मजबूत बेहतर स्थिति में है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे स्थिति में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मोदी के आने से उस मजबूती में और बल प्रदान होगा या एक पोलराइजेशन का खतरा भी बढ़ेगा? दोनों साथ साथ चलेगा। एक खतरा पोलराइजेशन का भी रहेगा और दूसरा उनके आने से बीजेपी को बल भी मिलेगा। उसके बल मिलने के दो कारण हैं। एक, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह जगाने की कला नरेंद्र मोदी में है, एक वो है, और दूसरा, जिस तरह से कांग्रेस पिछले कुछ दिनों में अपने राष्ट्रीय नेताओं को प्रादेशिक नेतृत्व चुनाव में लगाया है, उसका मुकाबला करने में नरेंद्र मोदी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। गिरिजा शंकर जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा। इस बीच जरा दिल्ली की नब्ज टटोल ली जाए। शंकर विश्वकर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने बोर्ड की मीटिंग के तमाम उन पहलुओं को समझा वहां पर। शंकर, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ, ऐलान होने के मायने बड़े हैं, पटाखों का शोर दिखाई दिया। इन पटाखों के शोर में क्या वहां पर आडवाणी की खामोशी महसूस की गई? अमित, मैं आपको एक बात बता दूं कि आडवाणी की कमी कहीं से भी महसूस नहीं की गई है। जैसा कि सुबह से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आडवाणी नाराज हैं, आडवाणी को मनाने की कोशिश की जा रही है, आडवाणी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। लेकिन हमारा चैनल लगातार सुबह से ये बताता आ रहा है कि आडवाणी माने या न माने, फैसला चूंकि संसदीय बोर्ड के बाकी सदस्यों ने रात में ही फैसला कर लिया था कि आडवाणी को माइनस भी करना पड़े तो माइनस किया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी का ऐलान आज ही होगा। और वैसा ही हुआ। कहीं भी मतलब जो वहां का माहौल था उसको देख करके कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आडवाणी नहीं है तो किसी प्रकार की कोई वहां निराशा है। जी अमित, निराशा है। विश्वकर्मा को एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं। जी जी, पूछिए प्रज्ञान जी। शंकर, ये बताइए कि हम ये मान ले कि आडवाणी जी की जो जिद है, आडवाणी जी का जो अब अकेलापन है, जिसको उन्होंने अपने आप ओढ़ लिया है, अगर मैं जिस ढंग से इसको देख रहा हूं, इससे क्या अब ये माना जा सकता है कि ये आडवाणी युग का अंत है? प्रज्ञान जी, आडवाणी युग का अंत हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि आडवाणी जी का कभी इस भाजपा में, अगर मैं अपने आकलन के हिसाब से बताऊं तो आडवाणी जी का कभी भाजपा में कोई युग रहा ही नहीं है। अगर युग होता उनका तो वो पीएम के कैंडिडेट या पीएम बन गए होते। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत वरिष्ठ है, लिहाजा उनको अगुवा माना गया था, पार्टी का मुखिया माना गया था, और जो वो एक गलतफहमी पाल के बैठे हुए थे कि नहीं हम बड़े हैं, सीनियर हैं, तो मुझे पार्टी के जो नेता हैं, खास करके जो संसदीय बोर्ड के जो सदस्य हैं, वो हमें प्रोजेक्ट करें एज ए पीएम कैंडिडेट। जबकि जो बाकी सीनियर नेता थे वो उनको बताने का प्रयास कर रहे थे कि देखिए आप हमारे सम्माननीय हैं, आप हमारे सम्मानित हैं, लेकिन अब एक दौर था जो आपका वो खत्म हो चुका है, लिहाजा आप शांत हो जाइए और आशीर्वाद